हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात कर लेते हैं मुग़ल डायनेस्टी यानी कि मुग़ल वंश की। अभी तक हमने रिसोर्स देखे मुग़ल वंश के, हमने दिल्ली सल्तनत देखा, मुग़ल रिसोर्स देखे। अब हम मुग़ल वंश की बात करेंगे। तो मुग़ल वंश में बेसिकली हम मंगोलों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे लोग जो तुर्क और मंगोलों की जाति से मिलके मिक्स ब्रीड बनी थी उन्हें हम मुग़ल बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब तुर्क और मंगोलों से जो मिलके नई ब्रीड बनी है वो है आपके मुग़ल वंश, ठीक है। इसमें हम देखेंगे बाबर को, हुमायूं को, जहांगीर को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहाँ को और लास्ट वन औरंगजेब को, ठीक है ना। तो पहले मुगल वंश के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मुगल शब्द लैटिन शब्द मॉन्ग से बना है जिसका मतलब होता है बहादुर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर, ठीक है। अगर इसके पिता की बात करें तो वो तुर्क थे, जबकि इनकी माता जो थी मंगोल वंश से संबंधित थी ना। और इसके बारे में उन्होंने बाबरनामा, जो उनकी आत्मकथा है तुर्की में लिखी हुई, उसमें स्वयं अपनी माँ के वंश को उन्होंने जो बोला है वो मंगोल वंश की बताया है, ठीक है ना। इसलिए इनके जो स्थापित वंश को बोला गया मुगल वंश, ठीक। तो आज हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर की बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मुगल वंश के जितने भी शासक हैं उनकी बात करेंगे। तो बाबर के अगर संपूर्ण जीवन को हम डिवाइड करें तो डिवाइड कर सकते हैं 1433 टू 1530, मतलब 1433 से 1530, मतलब 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं उसके जीवन को। एक तो जब उसका आरंभिक जीवन शुरू हुआ था और उसने काबुल विजय करी थी, दूसरा फिर वो काबुल का जब शासक बना, और तीसरा जब भारत में उसकी एंट्री हुई थी। और बाबर का अगर हम देखें, जन्म का हुआ था 1483 में हुआ था। जन्म का स्थान था परगना, जो कि आपका उज्बेकिस्तान में है। मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। माँ का नाम था कुतलुग निगार खां, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। और दो उपाधि धारण की थी, एक तो बादशाह यानी कि पातशाह। अगर पूछा जाए सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण किसने करनी है, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर। और दूसरी उपाधि थी कलंदर की। तो पातशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था, ठीक है ना। और इसने तैमूरी परंपरा को छोड़कर पातशाह की उपाधि धारण की, ठीक है ना। क्योंकि इससे पूर्व जितने भी इनके पैतृक उपाधि, जो पिता लोग, जो एंसेस्टर थे, वो जो टाइटल लेते थे वो मिर्जा की लेते थे, पर इसने किसकी उपाधि ली? पातशाह की। दूसरा, वो उदारता के लिए बड़ा जाना जाता था। जब बाबर ने काबुल विजय करी थी तो जब उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, तो उसके बाद काबुल के प्रत्येक निवासी को उसने एक चांदी का सिक्का दान में दिया था। इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई है। अब देखिए सिक्के कैसे चलाए। तो बाबर ने दो तरह के सिक्के चलाए थे। एक चांदी का सिक्का था जिसका नाम था शाहरुख, जो कि काबुल में चलाया, और एक कंधार में सिक्का चलाया जिसका नाम था बाबरी। और चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा लिखा था और चारों खलीफाओं का नाम, जबकि दूसरी तरफ बाबर का नाम और उसकी उपाधि अंकित थी। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुझके ए बाबरी, वो तुर्की भाषा में लिखी है। इसे बाबरनामा भी कहते हैं, वाकियात बाबरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो फारसी में अनुवाद है अब्दुल हमीद खाना खाने ने किया था, ठीक है। और मिजेस बेवरिज ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। हाँ। और बाबर को जाना जाता है मुबैयान नामक एक पद्य शैली का जो विकास कराया था वो बाबर ने करवाया था। मुबैयान, तो पेपर में पूछ लेता, मुबैयान पद्य शैली का विकास किसने करवाया था? बाबर ने। अब प्रारंभिक जीवन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बाबर का बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म 1483 परगना में हुआ था, फरगना। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खां। पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंश था। मतलब उसकी धमनियों में 2 वीर विजेताओं का रक्त प्रवाहित होता था, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में बाबर गद्दी पे बैठता है और 12 वर्ष की उम्र 1494 ईस्वी को बाबर फरगना की गद्दी पे बैठता है, फरगना। और जब वो फरगना का शासक बैठता है तो उसके सामने उसके सके संबंधी जो थे उनसे अधिक खतरा था। और उसके जो चाचा थे अहमद मिर्जा और मामा महमूद खान ने इसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसकी कम उम्र थी, और उन्होंने फरगना पर 2 बार संयुक्त आक्रमण किए। पर बाबर ने उनका मुकाबला किया और उनके आक्रमण को फेल कर दिया, जो उनके चाचा और मामा ने किया था।
अंत में उनके बीच में एक समझौता हुआ और फिर इनके चाचा और मामा जो थे वो समरकंद चले गए। तो पहली बार तो उसने सुरक्षित कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर ये वो बाबर महत्वाकांक्षी था, तो उसने फरगना में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और तैमूर की राजधानी समरकंद को वो जीतना चाहता था, जो उसके चाचा अहमद मिर्जा के अधिकार में था। समरकंद को जीतने के बाबर के दो उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि फरगना की सीमा के निकट था, दूसरा पश्चिम की तरफ से फरगना के राज्य की सुरक्षा हो सकती थी। तो बाबर अब लिखता भी है, स्वयं बाबर भी लिखता है कि मनुष्य के रहने लायक दुनिया के किसी भी हिस्से में समरकंद जैसा आनंददायक कोई शहर नहीं है। बाबर दो बार समरकंद पर आक्रमण करता है, पहला 496 में, दूसरा 497 में। परंतु समरकंद पर सफल तो होता है, पर ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पे उसका अधिकार रहता नहीं है। और इसी बीच क्योंकि फरगना को छोड़ के आया होता समरकंद पर फरगना में विद्रोह होता है और विद्रोहियों में बाबर का सौतेला भाई जहांगीर मिर्जा फरगना की गद्दी पे बैठ जाता है। तो एक तरफ तो फरगना उसके हाथ से निकल जाता है और दूसरा समरकंद भी निकल जाता है। फिर बाबर पुनः समरकंद के लिए लौटता है, किंतु जो उज्बेक सरदारी शैबानी खान थे उसने समरकंद पे भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार से बाबर के हाथ से समरकंद और फरगना दोनों निकल जाते हैं। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी लिखा है कि मैंने फरगना के लिए समरकंद को भी खो दिया, अब फरगना भी मेरे हाथ से निकल गया। इसके बाद बाबर का राजनीतिक निर्वासन होता है। समरकंद और फरगना दोनों छिन जाने के बाद बाबर बेघर जैसा हो जाता है और वो खोजंद नाम की एक छोटी पहाड़ी में प्रदेश में रहने लगता है। तो फिर से शासन करने की आकांक्षा से प्रेरित होता है और 1499 में फरगना पर पुनः अधिकार कर लेता है, जो उसकी मदरलैंड थी। परंतु भाग्य ने इस बार भी पूरी तरह से बाबर का साथ नहीं दिया और फिर 1500 में उसके हाथ से फरगना निकल जाता है। फिर बाबर का घुमक्कड़ जीवन शुरू हो जाता है। इसी बीच समरकंद की ओर कूच करता है, तो वहाँ शैबानी खान उसे पराजित कर लेता है। नहीं, मतलब उज्बेक शासक शैबानी खान को पराजित कर समरकंद पर बाबर अधिकार कर लेता है। समरकंद पर बाबर अधिकार तो कर लेता है, पर वो अधिकार भी थोड़े समय के लिए रहता है। 8 माह बाद शैबानी खान फिर सैला लेके आता है और सरे पुल, जो 1502 में एक सरे पुल का एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उसमें बाबर को पराजित करके उसे मध्य एशिया खदेड़ देता है। और इसी युद्ध में शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति, जिसे तुलगुमा पद्धति कहते थे, का प्रयोग किया था। हारते भटकते जुआरी की भांति अपने भाग्य का परीक्षण के लिए इधर उधर भटकता है। कहते हैं कि पहली बार उसको एक बुढ़िया से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि भारत बहुत ही अपार संपदा से भरा हुआ है। इस जानकारी को प्राप्त करके उसका ध्यान काबुल की ओर चले जाता है। अब वो काबुल पर अधिकार करने के लिए निकल जाता है। समरकंद और फरगना तो उसके हाथ से निकल चुका होता है, पर वो काबुल की ओर आकर्षित होता है। और उस समय काबुल में भी राजनीतिक उपद्रव फैला हुआ होता है। बाबर के सबसे छोटे चाचा उलग बेग के 1501 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र अब्दुल रजा को मुकिन बेग नामक विश्वासघाती ने गद्दी से हटाकर उस पर अधिकार कर लिया। अब यहां से बाबर इस स्थिति का फायदा उठाता है और काबुल को जीत जाता है, जिससे उसके जीवन में कुछ स्थिरता आती है और पहली बार वो पातशाह की उपाधि धारण करता है। इसके बाद समरकंद विजय की बात कर लेते हैं। काबुल विजय के पश्चात बाबर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है और फिर समरकंद को विजित करने के लिए वो निकल पड़ता है और ईरान के शाह इस्माइल सफी की सहायता से समरकंद, बुखारा और खुरासन पे विजय प्राप्त कर लेता है। किंतु यह अधिकार भी क्षणिक रहता है, फिर उसके बाद ये प्रदेश फिर निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं। समरकंद और उसके फिर क्या होता है, काबुल वापस की करता है और ईरान के शाह के वापस लौटती उज्बेकों ने पुनः अधिकार कर लिया उस जगह पे। इस प्रकार दोबारा से वो अपनी ओर काबुल की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है और काबुल लौट आता है। अब वो सोचता है कि चलो अब क्या किया जाए, तो इसी वजह से अब वो भारत पे अपना पहला आक्रमण करता है 1526 में, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है। और काफी आक्रमण से उसने उज्बेकों की
तुलगुमा व्यू प्रणाली, ईरानियों से बंदूक चलाना, तुर्कों से घुड़सवारी तथा मंगोल अफगानों से व्यू रचना सीख ली थी। काबुल में ही बाबर को उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्क तोपची भी प्राप्त हुए। तो उन्होंने उस्ताद अली कुली को तोपखाने का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बाबर अपनी आत्मकथा में बताता है कि उस वक्त भारत जो था 7 राज्यों में विभक्त था, जिसमें से 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात थे और 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर। मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, जो कि एक शक्तिशाली शासक था, और विजयनगर का शासक था उस वक्त कृष्णदेवराय, जो बाबर का समकालीन था, और बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। तो बाबर ने स्वयं 5 बार आक्रमण की बात की है भारत पर। तो देखते, पहला आक्रमण उसने 1519 में किया था बाजौर के दुर्ग पर, और यही पहला अवसर था जब बाबर ने किसी युद्ध में तोप एवं बंदूकों का प्रयोग किया था। उसके बाद झेलम नदी के तट पर भीरा नामक स्थान पर भी उसने अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक, भीरा से बाबर ने अपने दूत मुल्ला मुर्शिद को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास यह संदेश भेजा कि जिन स्थानों पर बाबर के पूर्वजों का अधिकार है उसे वापस लौटा दे, किंतु दौलत खान ने राजदूत को लाहौर में रोक लिया और बाबर को उसका संदेश प्राप्त ना हो सका। ठीक है, दूसरा आक्रमण करता है 1599 में भारत की ओर, और खैबर के दर्रों से आगे बढ़ा, और पहला उद्देश्य था यूसुफजाई कबीले के लोगों को अपने अधीन करना, दूसरा था पेशावर को अपनी सैनिक शक्ति का केंद्र बनाना। ठीक, तीसरा आक्रमण बाबर करता है 1520 में, और बाजौर और भीरा को जीत लेता है। उसके बाद सियालकोट की ओर बढ़ता है। ठीक, और कंदहार पे भी अधिकार कर लेता है बाबर, और कंदहार के पश्चात बाबर ने वहां पर अपना जो कंदहार का प्रबंध था वो कामरान को सौंप देता है। चौथा आक्रमण करता है 1524 में, और उस वक्त इब्राहिम लोदी और पंजाब का गवर्नर होता है दौलत खां लोदी। तो सुल्तान जो इब्राहिम लोदी और दौलत खां, इनके बीच में भी रिलेशन अच्छे नहीं, संबंध अच्छे नहीं है। ठीक, और इसी समय दौलत खां और मेवाड़ के शासक राणा सांगार में बाबर को भारत से क्योंकि दौलत खां चिड़ा होता है और राणा सांगा भी चाहता है कि इब्राहिम लोदी का शासन दिल्ली की सल्तनत से हट जाए, इसलिए ये दोनों, राणा सांगा और दौलत खां जो कि गवर्नर है इब्राहिम लोदी का, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देते हैं कि भारत पे आओ और इब्राहिम लोदी को हरा दो। ठीक, इसके बाद पांचवा आक्रमण जो भारत पर पांचवा और अंतिम आक्रमण 1525 में दौलत खां के विरुद्ध करता है, और काबुल और कंदहार का प्रबंध अपने पुत्र कामरान को सौंपकर स्वयं एक शक्तिशाली सेना के साथ भारत की ओर प्रस्थान करता है। ठीक, तो ये 5वां आक्रमण करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि बाबर ने जब हुमायूं हिसार फिरोजा जिले हुमायूं जीत जाता है तो उसको भेंट कर देता है, और बाबर यमुना नदी के किनारे होते हुए 12 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंचता है। तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। और इसी युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का बाबर प्रयोग करता है। उस्मानी पद्धति थी 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखने चलाने की पद्धति, और उसके बाद 2 कुशल तोपची भी होते हैं, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, अली कुली और मुस्तफ़ा। ठीक, और इस 1526 के जो युद्ध होता है इसमें इब्राहिम लोदी का साथ देता है विक्रमजीत, जो युद्ध स्थल में मारा जाता है। और 1526 में बाबर अपने आप को पातशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, और पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाने व तुलगुमा पद्धति का सर्वप्रथम सफलतापूर्वक प्रयोग किया। पानीपत के युद्ध के बाद क्या होता है, जो ग्वालियर का दिवंगत राजा था विक्रमजीत, तो उसके परिवार से ही हुमायूं कोहिनूर का हीरा प्राप्त करता है और वो बाबर को देता है, परंतु बाबर उसको हुमायूं को वापस लौटा देता है, कोहिनूर के हीरो को, और सबको काफ़ी दौलत धनराशि वितरित करता है अपने सैनिकों को, इसलिए सभी उसको कलंदर कहना शुरू कर देते हैं।
अब हम देखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। 1527 में जो दूसरा युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध, और ये होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण ये था कि राणा सांगा समझता था कि मध्य एशियाओं की भांति बाबर भी दिल्ली को लूटकर लोधी सत्ता को विहीन कर कर काबुल लौट जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। इस युद्ध की सबसे बड़ी बात आपको ये मिलेगी कि एक ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, वो ये भविष्यवाणी करता है कि बाबर विजयी नहीं होगा। तो उसके सैनिक हार जाते हैं, धैर्य भंग हो जाता है। तो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर सबसे पहले जिहाद और धर्म युद्ध की घोषणा करता है। नाटकीय रूप से वो शराब ना पीने की शपथ लेता है और शराब के प्याले और बर्तन को तोड़वा देता है, और सभी जितने भी सैनिक हैं उनको कुरान पर रखकर युद्ध के अंतिम क्षण तक लड़ने की कसम खिलाता है। इसके बाद युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर विजयी होता है, और गाजी शब्द का प्रयोग करता है यहाँ पर, काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजयी। ठीक, अफगान भी साथ देते हैं राणा सांगा का, पर हार जाते हैं। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध 1528, 29 जनवरी 1528, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। अभी चंदेरी किधर है? चंदेरी एमपी का एरिया जो बुंदेलखंड मालवा है, उत्तर भारत की सीमा पर है। यहाँ पे चंदेरी जगह पे युद्ध होता है, और यहीं का राजपूत राजा है मेदिनी राय। और मेदिनी राय से कहता है कि शमशाबाद के बदले चंदेरी मांगता है बाबर, पर वो मना कर देता है। तो इस वजह से मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ाई होती है, और इसमें मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। 1528 के बाद 1529 में एक युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। क्योंकि अफगान मुगलों को अपने से निम्न दर्जे का समझते थे। हालांकि पहले जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी मतलब अफगानी और बाबर के बीच में, उसमें अफगानी काफ़ी हार गए थे, फिर भी अफगानियों का ये अंतिम युद्ध हमें यहाँ देखने को मिलता है। और घाघरा का युद्ध पहला ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पे लड़ा गया, और यहाँ पे बाबर जीत जाता है और अफगानी हार जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बाबर क्या होता है, अंतिम दिन में बाबर के साथ क्या होता है। तो कुछ तो कहते हैं कि हुमायूं बीमार पड़ गया था, और ईश्वर से प्रार्थना करी बाबर ने कि मेरे पुत्र की जगह मुझे मृत्यु आ जाए। परंतु कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं जैसे डॉक्टर आर एस शर्मा, वो ये बोलते कि बाबर की मृत्यु स्वयं की बीमारी से हुई थी। और डॉक्टर आर पी त्रिपाठी कहते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण जो बाबर की पुत्री है गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखी है, वो ये बताती है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ के द्वारा षड्यंत्र किया गया था, जिसमें उसके भोजन में विष मिलाया गया था, उस वजह से बाबर की मृत्यु हुई। वजह जो भी हो, मृत्यु हो गई। और उसके बाद पहले तो उसे चार बाग जो आगरा में है वहां दफनाया गया, परंतु बाद में शेरशाह सूरी का जब शासनकाल आता है तो उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई काबुल ले जाती है और उसे एक उद्यान में दफना देती है। तो कहने का मतलब है कि बाबर को अगर पूछ ले कि कहाँ दफनाया गया था, तो काबुल में, काबुल अफगानिस्तान। इसके बाद हम मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं की बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।